नमस्कार। वीडियो की इस सीरीज में, आर्थिक समीक्षा की सीरीज में 5वां चैप्टर आपके सामने है। 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। चारों की डिटेल एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं। सर्वे आपके पास आ चुका है। आज हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। 5वां चैप्टर जो है वो आधारभूत अवसंरचना से रिलेटेड है। लेकिन ये बताने से पहले आपको कुछ एक छोटी मोटी इधर उधर की बात कर लेते हैं। इधर उधर की नहीं है, वो काम की है। वीडियोज के ऊपर जो व्यूज आ रहे हैं उसको देख के लगता है कि आप सभी लोग सोए पड़े हैं। अभी सोए क्यों पड़े हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ये मत कहना कि कमेंट में आपके सर आपका वीडियो देख के नींद आ जाती है, ठीक है। तो भाई साहब, इकोनॉमिक सर्वे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिर्फ एक चीज बचती है फिर, कि मैं इसमें पिक्चर्स दिखाऊं और यहाँ पर और। लेकिन अगर आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर आता हूं तो उसके पीछे मेरी 3 घंटे की मेहनत लगी होती है, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पसंद आता है तो आप जरूर देखें, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारी मेहनत इसी प्रकार जारी रहेगी, क्योंकि कई बार कोई चीज़ नए तरीके से हम सामने पेश करते हैं तो लोगों को आदत पड़ी होती है चीज़ों को दूसरे तरीके से पढ़ने की। तो चलिए 5वां चैप्टर, आधारभूत अवसंरचना। देखिए, आधारभूत अवसंरचना होती क्या है। आधारभूत अवसंरचना का मोटा मोटा तात्पर्य ये है कि जो इकोनॉमी के जो बाकी पिलर्स हैं उनको एक तरह से नींव का काम जो करते हो, यानी कि उसको आधार प्रदान करते हो। अब ये आधार प्रदान होता कहाँ से? सड़कें हो गई, एनर्जी हो गई, बिजली, संचार सेवाएं हो गई, परिवहन हो गया, इत्यादि जो है वो आधारभूत अवसंरचना होती है। ये सब मिलके बाकी चीजों को आधार का देने का काम करती हैं। अब इनके अगर ये ना हो तो क्या हो? अगर ये ना हो तो बाकी जो इंडस्ट्री हो गया या फिर जो बाकी सेगमेंट है इकोनॉमी के, वो भी डाउन आ जाएंगे, क्योंकि उनको पुश नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस करना है, आपको कोई सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है। अगर आधारभूत अवसंरचना यानी सड़कें नहीं हो तो आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, या फिर वो चीज वहां पर पहुंचेगी ही नहीं। दूसरी बात कि अगर किसी को आपको कोई बात कहनी है, कोई मैसेज देना है, या फिर कोई चीज आपसे को मंगवानी है, अगर संचार सेवाएं नहीं हो तो सोचिए कि आपके बीच में कनेक्शन नहीं है। विश्व में या फिर राजस्थान में या फिर भारत में किसी टाइम पे आधारभूत अवसंरचना का इतना विकास नहीं था। लेकिन आजकल जो जो आधारभूत अवसंरचनाओं में वृद्धि हुई है या फिर उसमें विकास हुआ है, त्यों त्यों अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हुई है और आगे बढ़ी है, उसकी गति तेज हुई है। तो राजस्थान की में बुनियादी ढांचा यानी आधारभूत अवसंरचना में मोटे मोटे तौर पर एक तो परिवहन को माना जाता है, परिवहन सुविधाएं जो हैं इनको माना जाता है। फिर उसके बाद में संचार सेवाओं को माना जाता है, सड़क को माना जाता है, ऊर्जा को माना जाता है, ठीक है, इत्यादि। अब राजस्थान में आधारभूत अवसंरचनाओं की स्थिति क्या है, यानी ऊर्जा उत्पादन की स्थिति कैसी है। ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत राजस्थान में क्या है? ये सबसे पहला तो है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, राजस्थान में जो टोटल जितनी एनर्जी हो रही है उसका लगभग 42% तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। 42% थर्मल, जो कि कोयले द्वारा निर्मित ऊर्जा है, यानी कोयले द्वारा निर्मित विद्युत है। थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं राजस्थान में कई स्थानों पर हैं, जैसे सूरतगढ़ हो गया, ठीक, कई सारी जगह हैं वहां पर है, ठीक है। अब बाद में आता है एक पन बिजली परियोजना, कि राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के स्रोत कौन कौन से। देखिए, सबसे पहला तापीय ऊर्जा एक, दूसरा बाद में जल विद्युत, यानी टरबाइन घुमाकर जो विद्युत बनाई जाती है पानी के माध्यम से, या फिर बांध बनाकर, या फिर कोई नदी या फिर कोई प्रेशर के साथ पानी को बहा देकर फिर जो बिजली बनाई जाती है वो पन विद्युत, यानी कि पन निकला है पानी से, ठीक है। पवन ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्ट है ये, पवन ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बायोमास, चौथे पे सोर्सेज की बात हो रही है, बायोमास। फिर उसके बाद में क्या है? कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, यानी कि वे वाले ऊर्जा संयंत्र जो थर्मल पावर प्लांट से ही निकालते हैं, यानी कि कंपनियां जो कि खुद के लिए बिजली का उत्पादन कर रही हैं, ठीक है, यानी कि जितनी खुद को चाहिए उतनी बाद में खुद ऊर्जा उत्पादन कर रही हैं और उपभोग कर रही हैं, इस टाइप की। अंतर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएं, यानी कि दूसरे राज्यों के साथ राजस्थान की कोई पार्टनरशिप हो रही है कि भाई जैसे भांखड़ा नांगल हो गया, कितनी सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनमें हिस्सेदारी है, राजस्थान की है, पंजाब की है, हरियाणा की है, इस प्रकार से। और उसके बाद में राजस्थान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जहां से बिजली का उत्पादन होता है। इसमें एक दूसरा स्रोत और क्या है, जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है, ये भी एक बड़ा स्रोत है, ठीक है। अब राजस्थान में स्थिति क्या है कि टोटल बिजली कितनी है राजस्थान में, अभी कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए, राजस्थान के नवंबर 2022 तक की गणना कर ली गई है। ये आंकड़े इस बार की आर्थिक समीक्षा में 30 नवंबर 2022 तक के हैं। उसके आधार पर 23,487 मेगावाट
23,487 मेगावाट क्षमता है राजस्थान की टोटल विद्युत यानी कि ऊर्जा उत्पादन की। वर्षवार अगर आप ऊर्जा उत्पादन की स्थिति देखो तो देखो अलग अलग तरीके से देखिए, तापीय की कितनी है 2022-23 में अगर आप देखोगे तो तापीय कितना है 7830, कितने में से 23,487 में से इतना मेगावाट क्या है तापीय विद्युत है। राजस्थान की खुद की या फिर भागीदारी की जो परियोजनाएं हैं वहां से कितना हो रहा है। उसके बाद में जल विद्युत जो है वो कितनी 1017 मेगावाट। उसके बाद में गैस से जो छबड़ा वबड़ा जो है वहां से कितनी 603 मेगावाट। और उसके बाद में ये जो टोटल आप जब करते हो 9450 मेगावाट राजस्थान की खुद की या फिर राजस्थान के किसी दूसरे राज्य के साथ पार्टनरशिप है, वहां से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। फिर बात आती है कि केंद्र की खुद की जो परियोजनाएं हैं उनमें से राज्य को कितना हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, अब उसमें अगर आप तापीय देखोगे तो 1916 मेगावाट ये केंद्र की कोई परियोजना है उसमें से राजस्थान का हिस्सा है। जल विद्युत 740 मेगावाट मिल रहा है। गैस की कोई ऐसी परियोजना नहीं है इस साल में। ठीक है, पहले थी, देखिए जैसे कि पहले 221 मेगावाट बिजली केंद्र की योजनाओं से यानी गैस आधारित परियोजनाओं से राजस्थान को विद्युत मिल रही थी। परमाणु ऊर्जा जो है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा राजस्थान के कंट्रोल में नहीं है, परमाणु ऊर्जा का जो विषय है ये केंद्र सरकार के कंट्रोल में है और केंद्र सरकार ही उसमें से हिस्सा राजस्थान को देती है, जैसे रावत भाटा वाला संयंत्र हो गया। ठीक है, वहां से अब योग टोटल ये कितना 3113 मेगावाट केंद्र से इसको इतनी विद्युत मिलती है। ठीक है, पूगल बीकानेर में 2000 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर? पूगल में, पूगल बीकानेर में। और पूगल किसके लिए फेमस है? पूगल एक भेड़ की नस्ल भी है शायद, उसके लिए भी फेमस है। ठीक है, 2018-19 में 2021-22 की अवधि में यानी कि ये 3-4 सालों में टोटल विद्युत प्रसारण नेटवर्क यानी कि बिजली का उत्पादन हो गया। उसके बाद उसका ट्रांसमिशन भी तो करना पड़ता है ना, आपके घर पे थोड़ी बिजली बनती है, आपके घर पे जो बिजली आ रही है वो कहीं से तो आ रही होगी। तो जो वो नेटवर्क है, कनेक्शन इत्यादि का प्रसारण है, वो उसमें कितनी वृद्धि हुई है पिछले 3-4 सालों में? 5.79% की वृद्धि हुई है। अब आपको यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। देखिए 1957 में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्या करता था कि राजस्थान में जितनी भी बिजली का उत्पादन होता था उसका उत्पादन भी खुद भी करता था और उसका प्रसारण भी खुद करता था। लेकिन 2000 में क्या हुआ कि इस राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड जो है इसको तोड़ दिया गया। इसको तोड़ के 5 एजेंसियां बना दी गई। पहली एजेंसी बनी, कब बनाई गई? ये 2000 में। ठीक है, सन 2000 में पहली एजेंसी कौन सी बनी? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये क्या करती है? देखो इसको शॉर्ट में कहते हैं RVUNL। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ उत्पादन वाला काम देखती है कि बिजली का उत्पादन करना है, कहां से करना है, कितना करना है। फिर उसके बाद में आता है राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद में 3 और एजेंसियां हैं। वो है, एक तो है JVVNL। ठीक है, यानी कि जयपुर। एक है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और एक है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये जो 3 जोनों में राजस्थान की टोटल जो बिजली जाती है उसको बांट दिया गया है। ये देखती हैं यहां से उत्पादन हुआ और यहां से बल्क में इसने खरीदा। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कि जो टोटल जो उत्पादन हो रहा है कितना 23,487 मेगावाट जो था वो सबसे पहले कंट्रोल में किसके आता है? देखिए राजस्थान
तो पूरा अकेले इसका उत्पादन कर नहीं रहा है, कुछ केंद्र से हिस्सा मिल रहा है, कुछ कहीं और से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। मान लीजिए कि राजस्थान जो खुद की उत्पादन कर रहा है वो कितनी है, देखिए आप इस डेटा में आप देखेंगे 9450 ये उत्पादन राजस्थान खुद कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां से ये जो उत्पादन हुआ 9450 का, ये किसने किया, इसने किया। ये 9450 मेगावाट किसके पास पहुंची, इसके पास पहुंची, और इसके पास बटके कि जिसको जितनी चाहिए इन तीनों के पास पहुंची, और इन तीनों ने कहां तक पहुंचा दिया, आम उपभोक्ता तक पहुंचा दिया। यह तरीका है विद्युत के वितरण का, ऊर्जा के वितरण का। चलिए अब आगे चलते हैं। राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता, यानी कि कितनी ऊर्जा उपलब्ध है, इतनी ऊर्जा उपलब्ध है। ठीक है, कितनी, 9080 मेगावाट उपलब्ध है। शुद्ध उपलब्धता देखिए वितरण तंत्र पर, ये कितने, यानी कि कुछ ट्रांसमिशन लॉस होता है, बिजली का वितरण जब कहीं पर लोगों तक पहुंचाया जाता है तो बीच में कुछ बिजली खर्च हो जाती है, तो कुल मिला के इतनी उपभोग के लिए बचती है 8446। उपभोक्ताओं को विक्रय की गई ऊर्जा, यानी उपभोक्ताओं को इतनी बिजली ही मिल पाती है, इतने मेगावाट बिजली मिल पाती है। अब जैसे जो नई योजनाएं, राजस्थान ने अपनी विद्युत वितरण की जो प्रणाली है उसमें कुछ नए सिस्टम लागू किए हैं, ताकि ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहे, सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम चलता रहे। अगर बिजली कट रही है तो ऑटोमेटिकली, मतलब कि वो वापस अगर पावर आ जाए तो वापस सिस्टम पूरा काम करने लग जाए। तो उसके लिए आजकल एक नया सिस्टम आया, स्काडा। ये सॉफ्टवेयर आधारित होता है, तो इस प्रणाली को राजस्थान ने अपना लिया है। इसके बेसिस पे ये चीजें हो रही हैं, यानी कि अभिनव योजना, यानी कि नई पहलें ये शुरू हुई है। अब बात आती है राज्य की वितरण प्रणाली। उपभोक्ताओं की संख्या जो है वो बढ़कर कितनी, 2022 में 180 लाख हो गई। ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि के जो कनेक्शन है, यानी गांव में जो खेती के लिए जो कनेक्शन है बिजली के, उनमें भी काफी वृद्धि हुई है। अब बात आती है प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। देखिए ये योजना जो है 2019 में आई थी केंद्र सरकार द्वारा। क्या था कुसुम योजना? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व महाउत्थान अभियान, इसका पूरा नाम था। इसको शॉर्ट में कुसुम बना दिया गया। इस योजना के तहत, इसकी योजना के 3 पार्ट थे, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए जो है वो ये कहता है कि 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर किसान की अगर कहीं पर जमीन है तो उसको क्या है कि 0 से 0.5 से लेके 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। वो अपने यहां पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर सकता है अपनी खुद की जमीन पर, अगर उसके यहां पर कोई बंजर भूमि खाली पड़ी है तो ये जो योजना थी इसका कंपोनेंट ए है। इसमें क्या है कि भाई ये संयंत्र तो आपने स्थापित कर लिया, अब इन संयंत्रों को स्थापित करने के बाद में अगर कहीं पर आसपास में 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर 33 केवी या फिर 11 केवी की जो स्टेशन है, सब स्टेशन है, जहां पर ट्रांसफार्मर जिनको बोलते हैं, उन संयंत्रों को इस ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाएगा। अब यहां से किसान क्या है कि अगर किसान के पास कोई एक्स्ट्रा बिजली बचती है तो वो इन संयंत्रों तक बेच सकता है। ठीक है, ये जो यहां पर खरीदेंगे, ये जो संयंत्र जिसके भी अंडर ये बिजली खरीदेंगे, तो इनको भी क्या है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ छूट देगी कि भाई तुम्हारे इतने पैसे अगर तुम खरीद रहे हो किसान से तो इसका इतना पैसा हम देंगे। नवीनीकरण यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके द्वारा लाई गई ये योजना थी। अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है यानी कंपोनेंट बी, इस कंपोनेंट बी में यह था कि किसानों को सौर ऊर्जा के पंप सेट दिए जाएंगे। राजस्थान में दोनों जो फेज हैं वो पूरे हो चुके हैं। इसका जो तीसरा कंपोनेंट है यानी सी कंपोनेंट है, उसमें क्या है कि भाई किसानों के पास अगर 7.5 HP तक की मोटर है तो उसके ऊपर अगर आप उसको जो फीडर से अगर आप जोड़ते हो, यानी कहने का मतलब ट्रांसफार्मर से आप सौर ऊर्जा के माध्यम से जोड़ते हो, तो उसके लिए किसानों को और जो जोड़ने वाले हैं उनको सरकार, केंद्र सरकार द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा क्या है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा 30% सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, ये हो गई कुसुम योजना की बात। अब इसके बाद में बात आती है कुछ और योजनाएं। फीडर सोलराइजेशन, ये एक तरह से वही चीज है जो कि कंपोनेंट सी, ये ही कंपोनेंट सी है। कंपोनेंट सी, इसमें क्या है
कि जो 11 केवी के जो स्टेशन है उनसे अगर आप 7.5 HP तक की मोटरों को अगर जोड़ा जाता है तो उसमें क्या है कि केंद्र सरकार 30% तक की सब्सिडी अवेलेबल करवाती है। इसमें 2 मोड है, एक तो कोपेक्स मोड के तहत 30% सब्सिडी देती है और जो रेस्को मोड है उसके तहत अगर आप लगाते हैं तो कंपनी को 1 करोड़ के लगभग प्रति मेगावाट वित्तीय सहायता दी जाती है। अब बात आती है सौर ऊर्जा कृषि आजीविका योजना। कंपोनेंट सी के तहत ही ये योजना जो है एक तरह से लागू हो रही है। इसमें क्या है कि स्केज नाम का एक पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल स्केज मंच। इस मंच के माध्यम से क्या है कि अगर कोई किसान अपने जगह पर कोई सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना चाहता है और प्राइवेट कंपनी अगर उसकी मदद कर रही है तो वो दोनों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि देखो आजीविका नाम क्यों दिया कि किसान ने अपने यहां पर ऊर्जा संयंत्र लगाया, अब फिर वो वहां से बिजली बेचेगा तो उसको एक तरह से इनकम तो प्राप्त होगी ना, तो इसलिए इसको सौर कृषि आजीविका योजना नाम दिया गया। यह भी कंपोनेंट सी का ही पार्ट है। राजस्थान में अभी कुसुम योजना का कंपोनेंट सी ही एक तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। योजना के तहत शुरू में 26 साल की अवधि के लिए वार्षिक लीज लागू की गई है, यानी कि अभी तक अगर कोई कंपनी के साथ अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो 26 साल तक का लीज एक तरह से एग्रीमेंट किया जा सकता है, यानी किसान के यहां पर 26 साल तक के लिए कोई प्राइवेट कंपनी आके सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर सकती है। अक्षय ऊर्जा को इंग्लिश में वही बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राजस्थान की एक तरह से डेडिकेटेड एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए राज्य में, यानी कि जो पारंपरिक स्रोत हैं उनके स्थान के ऊपर जो नए स्रोत हैं ऊर्जा के उनको बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा की स्थिति कैसी थी कि राजस्थान में 142 गीगावाट की संभावनाएं हैं। कौन मिनिस्ट्री कहती है भारत वाली कि तुम्हारे यहाँ पर इतनी सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। दिसंबर 2022 तक कितनी गीगावाट की सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था। देखिए रूफटॉप संयंत्रों के अलावा इतने मेगावाट यानी 13,531 मेगावाट का उत्पादन सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए उपयुक्त राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई। इससे पहले भी कुछ नीतियां जारी की जा चुकी हैं, जैसे 2014 में सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी इससे पहले, और जो लेटेस्ट जो थी सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई 2019 में जारी की गई। भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट तक की क्षमता के 4 फेज में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किए जाना प्रस्तावित है और अभी की जा रही है। ठीक है कि भड़ला में 4 फेज में बनेंगे। अब उसमें देखिए भड़ला में कौन कौन से कहां पर, एक तो देखिए फलोदी पोखरण सोलर पार्क बनेगा कितने मेगावाट का 750 मेगावाट का। इसमें कौन सी कंपनी एसएल जो है वो इसको एक तरह से प्राइवेट कंपनी है, वो इसमें ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उसको स्थापित करने में एक तरह से उसके साथ पार्टनरशिप है। दूसरा फतेहगढ़, ठीक है, वो कितने मेगावाट का बनेगा 1500 मेगावाट का। तीसरा जो है वो कौन सा कहां है नोक, ये 925 मेगावाट का बनेगा। ठीक है, देखिए जो फतेहगढ़ वाला है उसमें कौन अडानी साहब, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी है जो उसके सहयोग से बनाई जा रही है। अब बाद में बात आती है पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए की। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि बंजर भूमि पर कितने 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के जो सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और ये कंपोनेंट पूरा हो चुका है। ये मेमोराइज करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि वापस से कि कंपोनेंट ए में क्या था। कंपोनेंट बी में यह था कि सौर ऊर्जा के पंप सेट दिए जाएंगे। राजस्थान में टारगेट उनको 25,000 पंप सेट देने का रखा गया था। ठीक है, चलिए अब बात आती है पवन ऊर्जा उत्पादन की। देखिए राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए जो हाइब्रिड नीति थी वो 2019 में जारी की गई थी। 18 दिसंबर 2019 को ये जारी की गई। भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री है उसके हिसाब से कि अगर 120 मीटर की हाइट के ऊपर अगर राजस्थान में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाए तो टोटल संभावना कितनी है, लगभग 127 गीगावाट की संभावनाएं राजस्थान में मौजूद है। दिसंबर 2022 तक राज्य में कुल 4,442 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इसके संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1690 मेगावाट क्षमता के विंड सोलर हाइब्रिड संयंत्रों की स्थापना 2022 तक कर दी गई है। बायोमास ऊर्जा, इसमें भी राजस्थान की में सबसे प्रमुख साधन जो हो क्या है वो तूड़ी व बबूल है। तूड़ी व बबूल। अब देखिए जो आरएस 2021 था, आरएस 2021 का जो मेंस पेपर था उसमें सीधा सीधा एक 2 नंबर में सवाल पूछा गया था 2 मार्क्स में। सवाल क्या था कि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा उत्पादन के साधन कौन से हैं, उनके नाम लिखने थे। ठीक है, कुछ भी लिख देते, करंज हो गया, जेट्रोपा हो गया, यानी जितने भी साधन लिखने थे उनके बारे में लिखना था और अच्छे से मतलब नंबरिंग देके लिखते तो बहुत शानदार 2 में से 2 नंबर ले सकते हो। ठीक है, राजस्थान में लगभग दिसंबर 2022 तक
120.45 मेगावाट तक के बायोमास ऊर्जा के संयंत्र हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम भी राजस्थान द्वारा कई चलाए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है वो इसकी नोडल एजेंसी है, वो कई ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम चलाता है। बीईई द्वारा यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी, उसके द्वारा राजस्थान का जो अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है उसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी दिया गया। इसके अलावा 14 दिसंबर को, वर्ष 2009 से 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी का कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। सड़क अवसंरचना की बात कर लेते हैं कि अब विद्युत की बात हो गई है, ऊर्जा की बात हो गई है, सड़क की बात आती है। देखिए वर्ष 1949 में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी राजस्थान में? 13,353 किलोमीटर। बहुत कम सड़कें थी, बहुत कम गांव जो थे वो सड़कों से जुड़े थे। गांव तो थे ही नहीं एक्चुअली, सड़क भी जो शहर भी थे वो भी ठीक से नहीं जुड़े हुए थे। 2022 तक ये जो मात्रा है यानी कितनी लंबाई बढ़ गई, देखिए 2,78,813 किलोमीटर सड़कें बन गई। उसके बाद 31 मार्च 2022 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कें कितनी है? बहुत कम है, 81.47 किलोमीटर, यानी हर 100 किलोमीटर में इतना किलोमीटर ही सड़कें हैं, जबकि ये घनत्व भारत का जो कुल घनत्व उससे बहुत कम है। राष्ट्रीय घनत्व कितना है? 165 किलोमीटर, यानी 100 वर्ग किलोमीटर पर भारत का जो एवरेज है वो 165 किलोमीटर सड़कें हैं 100 किलोमीटर पे। राजस्थान में देखिए लगभग उसकी आधी है। राज्य में 31 मार्च 2022 तक विभिन्न कैटेगरी की, यानी देखिए सबसे ज्यादा कौन सी है? ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा है, पहले नंबर पे ये है। गांवों की सड़कें सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? अन्य जिला सड़कें हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। फिर बाद में तीसरे नंबर पे कौन सी है? राज्य जो मार्ग है, राज्य राजमार्ग, ये उच्च नहीं है, राजमार्ग, राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग, ये राज है, ठीक है। ये कौन से नंबर पे है? ये तीसरे नंबर पे है। फिर बाद में चौथे नंबर पे ये है, और फिर सबसे कम कौन सी है? ये है, ठीक है। अगर आप नीचे से चौथे और फिर पांचवें नंबर पे है, ठीक है। सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 99% सड़कों का जो काम है वो गांव में ही हो रहा है। शहरों में सिर्फ 1% सड़कें बना रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार 43,264 गांवों में कितने गांव जो हैं, इतने परसेंट गांव, ये परसेंट गांव है, यानी लगभग 90% गांव जो हैं वो सड़कों से जुड़े हुए हैं राजस्थान के। 10% गांव अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं। राज्य सड़क निधि बनाई गई थी, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी कि प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक नॉन पैचेबल, यानी कि सड़कों का निर्माण किया जाए। कौन सी जो आती है ना लॉक वाली, उस टाइप की सी सड़कें, ठीक है, इंटरलॉकिंग सिस्टम वाली, उस टाइप की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा जो सीमेंट से बनी होती। राज्य राजमार्ग पर मुख्य जिला सड़कों का चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। ये जो निधि बनाई गई थी, जो फंड बनाया गया था, इससे एक तो कौन सी, ये इस टाइप की सड़कें बनाएंगे, दूसरा एक इस टाइप की सड़कें बनाएंगे। अन्य जिला सड़क व ग्रामीण सड़कों का चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण किया जाएगा। कोई सड़क टूट फूट गई है तो इस निधि के माध्यम से उसको पैसा दिया जाएगा और सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। चलिए अब बात आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ये योजना 2000 में लेके आए थे। इस योजना के तहत किसी भी गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा। उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अगर कोई मैदानी गांव है और उसमें जनसंख्या जो है वो 500 है तो उस गांव को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। अगर कोई पहाड़ी या दुर्गम इलाके हैं, अगर वहां पर जनसंख्या जो है अगर 250 है तो उस गांव को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। राजस्थान में इसका तीसरा फेज चल रहा है जिसके तहत 8,662 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। अब उनका इसके साथ साथ क्या किया जा रहा है? सुदृढ़ीकरण, यानी कि कोई सड़क बनी गई थी, पहले बना दी गई और अगर वो टूट फूट गई है तो उनका भी काम किया जा रहा है। अब बात आती है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना। राजस्थान सरकार की परियोजना है कि राजस्थान सरकार जो है खुद के राज्य राजमार्ग बनाती है। राज्य राजमार्गों के लिए ये जो पैसा आ रहा है ये एडीबी इसमें पैसा दे रहा है। इसके 2-3 फेज टोटल हो चुके हैं, उसमें पैसा एडीबी द्वारा दिया गया है और उसके अलावा भी कुछ फेज, इन फेज में कुछ हिस्सा विश्व बैंक द्वारा भी पैसा दिया गया है। यही इसमें जानने वाली बात है, इसके अलावा और कुछ जानने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। देखिए इसके तहत लगभग 34,800 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होना है। उसमें से देखिए एक हिस्सा तो 193 किलोमीटर का राजस्थान में से गुजरेगा जो कि काम मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक पार्ट है दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, राजस्थान में से लगभग 334 किलोमीटर की लंबाई में से गुजरेगा। और तीसरी जो पार्ट है वो संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वो राजस्थान में 637 किलोमीटर में बदलेगा। ये जो तीनों चीजें हैं
ये भारतमाला का एक हिस्से के रूप में राजस्थान के हिस्से में आएंगी। अब बात आती है डाक और दूरसंचार सेवाएं। देखिए दिसंबर 2022 तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी? 10,290। ठीक है, और कुल टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, यानी कि जिनके पास फोन वोन इत्यादि हैं, वो लगभग 6.5 करोड़ के लगभग लोग हैं, यानी कि एक आदमी के पास 2 फोन भी हो सकते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 में घोषित की गई है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जो है वो कब घोषित की गई? राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन करने के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण करना, कि अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या करोगे, कहीं पर जा रहे हो हाईवे पे खराब हो गई तो क्या करोगे, तो जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे, तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये नीति लाई गई थी। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए प्रावधान क्या है? देखिए राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के तहत देय मोटर वाहन कर, यानी कि उसके तहत आपको गाड़ी के ऊपर टैक्स देना होता है और ग्रीन टैक्स से आपको छूट मिलेगी। ठीक है, कुछ जो गाड़ियां जो पुरानी जो ग्रीन फील्ड नहीं है उनके ऊपर ग्रीन टैक्स, यानी कि कितना प्रदूषण कर रही है उसके बेसिस पे आपको टैक्स देना होता है। तो जब आप ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हो तो आपको ये दोनों टैक्स नहीं देने होंगे। यात्रियों या सामानों को ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं मिलेगी पड़ेगी आपको, कि अगर आप यात्री को लेकर जा रहे हो तो आपको परमिट नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए SGST की प्रतिपूर्ति, यानी कि अगर SGST लगता है तो आपको उसके लिए कंपेंसेट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की छूटें दी गई है। अब रेलवे की बात कर लेते हैं भाई। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है 2020 के हिसाब से? 5,998। मार्च 2021 के अंत तक 6,019 किलोमीटर हो गई, यानी एक साल में थोड़ी सी बढ़ गई। राज्य में रेल मार्ग, भारतीय रेल मार्ग का कितना परसेंट है? भारत में टोटल कितना रेल मार्ग है? 68,103, यानी कि 8.83% ही रेलवे लाइन राजस्थान में है, यानी बहुत छोटा हिस्सा राजस्थान में है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान में आपदा प्रबंधन, उसकी सहायता के लिए जो फंड है उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है? 2468 करोड़ रुपए इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2022 को पड़े हुए थे। राजस्थान राज्य की जो आपदा को लेकर जो फंड पड़ा हुआ है SDRF, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो है, उसके अंतर्गत भारत सरकार का अंशदान, उसमें पैसा कहां से आता है? यानी 75% पैसा भारत सरकार देती है और 25% पैसा किसका होता है? राजस्थान सरकार का होता है। और ये जो चैप्टर 5 था ये कंप्लीट हो चुका पूरा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा फैक्ट नहीं थे। आपको एनर्जी के बारे में कुछ जानना था, कितनी एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, कहां से कितनी आ रही है, नंबर 1। उसके बाद में सड़कों के बारे में आपको थोड़ा सा जानना था, नंबर 2। और रेलवे ये वाले जो फैक्ट है ये इतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, ये इसमें थे तो एकदम शॉर्टेस्ट करके मैंने आपको परोस दिए हैं। अब आप देख लेना भाई अपने हिसाब से, किसको कितना पच रहा उतना उस हिसाब से खा लेना। अब ज्यादा गोट के तो भाई मैं पिला नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। धन्यवाद।